ड्रामे की शुरुआत हीरोइन यूरी से होती है। वो जमीन को खोदते हुए किसी चीज को बहुत ध्यान से ढूंढ रही होती है। उसी वक्त एक लड़का बताता है कि एक लड़का लापता हो गया और उसका फोन आखिर बार इसी जगह पर स्विच ऑफ हुआ था। सब लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी यूरी को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है और वो उसे ऑन कर देती है। जैसे ही फ़ोन ऑन होता है उसकी लोकेशन ट्रेस करके हमारा हीरो वहां पहुंच जाता है। हीरो का नाम मा गंग यूके है। वो यूरी को देखकर पूछता है कि तुम कौन हो और इस जगह क्या कर रही हो। यूरी भी उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे पता था असली गुनहगार यहाँ जरूर आएगा। हीरो उसे समझाता है कि वो सिर्फ फ़ोन लेने आया है क्योंकि ये फ़ोन विक्टिम का है, लेकिन यूरी उसे फ़ोन देने के बजाय उससे बहस करने लगती है। धीरे धीरे दोनों के बीच मज़ेदार झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए बहुत फनी बातें करते। यूरी कहती है कि तुम्हारे जैसे लोगों से बहस करते करते मेरी जान ही निकल जाएगी। वहीं हीरो भी उसकी बातों से परेशान हो जाता है। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच जाते हैं और टॉर्च की रोशनी उन दोनों पर पड़ती है। पुलिस उन दोनों को साथ देखकर गलत समझ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। दोनों बहुत घबरा जाते हैं और जल्दी से सफाई देने लगते हैं कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जब यूरी वहाँ से जाने लगती है तो हीरो यूरी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम कौन हो, इतनी रात को तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो और तुमने डेड बॉडी के बारे में कैसे पता चला। यूरी उससे कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी हीरो का एक साथी उसे प्रोसिक्यूटर कहकर आवाज़ लगाता है। हीरो बस एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखता है और जब वापस यूरी की तरफ देखता है तो वो वहाँ से गायब हो चुकी होती है। हीरो अपने साथी से पूछता है कि जो लड़की यहाँ खड़ी थी वो कहाँ गई, लेकिन उसका साथी कहता है कि यहाँ कोई लड़की नहीं थी, शायद तुमने रात भर काम करते करते भूत देख लिया है। हीरो बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने यूरी को अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद प्रोसिक्यूटर का दोस्त सोचने लगता है कि आखिर किसने उसे फ़ोन करके कैसे बता दिया कि डेड बॉडी इसी जगह पर है। दूसरी तरफ हमें यूरी दिखाई जाती है जो दूर खड़े एक आदमी से बात कर रही होती है, लेकिन असल में वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत होता है। यूरी उस भूत से कहती है कि मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में होंगे और तुम्हारे साथ गलत हुआ है। यहीं से हमें पता चलता है कि यूरी भूतों को देख और उनसे बात कर सकती है। कहानी आगे बढ़ती है और यूरी उस भूत से कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी डेड बॉडी मिलने में बहुत देर हो गई, लेकिन अब तुम अपनी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ो और शांति से स्वर्ग चले जाओ। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें अगले जन्म में एक अच्छी ज़िंदगी और अच्छा जीवन साथी मिले। इसके बाद हमें 6 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूरी से बहुत प्यार करने वाला एक लड़का जिसका नाम चा गिव है उसे प्रपोज करता है। यूरी उससे पूछती है कि क्या तुम ये फैसला दिल से कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने तो तुम्हारे पूरी ज़िंदगी डर के साथ जीना पड़ सकता है। चा कहता है कि मुझे सब पता है और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूँगा और अगर कोई मुश्किल आई तो आखिर दम तक मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। यूरी उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती है और उसका हाथ थाम लेती है। तब हमें न्यूज़ के जरिए बताया जाता है कि यूरी एक बहुत बड़े रिजॉर्ट होटल की सीईओ है और चा उसका बिजनेस पार्टनर है। दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते हैं, डेट कर रहे हैं और अब उनकी एंगेजमेंट होने वाली है, इसलिए हर तरफ खुशी का माहौल होता है। दूसरी तरफ यूरी एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए बैठी हुई चा का इंतजार कर रही होती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। तभी चा भागते हुए वहां पहुंचता है और लेट होने के लिए माफ़ी मांगता है। यूरी कहती है कि सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें जल्दी चलना चाहिए। अचानक चा को याद आता है कि वो एंगेजमेंट रिंग गाड़ी में ही भूल आया है। वो यूरी से कहता है कि तुम बस 5 मिनट इंतजार करो, मैं अभी रिंग लेकर आता हूँ। चा लिफ्ट में जा लेकिन अचानक लिफ्ट रुक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो उसे बीच में कोई अजीब सी नदी नज़र आती है। डर के मारे वो तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेता है और हेल्प बटन दबाने लगता है। तभी लिफ्ट के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। चा बहुत ज़्यादा डर जाता है। इधर यूरी को भी हैरानी होती है कि चा अब तक रिंग लेकर वापस क्यों नहीं आया। वो उसे देखने बाहर जाती है। जब वो चा के पास पहुंचती है तो वो बहुत बुरी तरह डरा हुआ होता है और सांस फूल रही होती है। यूरी उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन चा
उसे अपने पास आने से मना कर देता है। वो कहता है, प्लीज़ मेरे पास मत आओ, सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ने से ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने लगी है। अगर मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहा तो शायद मेरी मौत ही मेरी किस्मत होगी। ये सुनकर यूरी को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी हमें चा के पीछे एक बहुत सुंदर लेकिन डरावना भूत खड़ा नजर आता है। फिर चा ने यूरी से रिश्ता पूरी तरह तोड़ दिया और कहता है कि अब ना मैं तुम्हें डेट करूंगा, ना तुम्हारे पास आऊंगा, ना ही तुमसे कोई रिश्ता रखूंगा। इतना कहकर वो वहां से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। इस घटना के बाद यूरी को एहसास होता है कि उसे किसी भी इंसान के बहुत करीब नहीं जाना चाहिए। शायद उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वो फैसला करती है कि अब वो किसी से प्यार या रिलेशनशिप नहीं बनाएगी। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। हमारा हीरो गांग यू के एक प्रोसिक्यूटर है। वो कोर्ट में एक मर्डर केस लड़ रहा होता है। विक्टिम का नाम जांग यू जी था। कोर्ट में बताया जाता है कि विक्टिम और उसके बॉयफ्रेंड के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन मर्डर को साबित करने के लिए हीरो के पास कोई पक्का एविडेंस नहीं है। इसी वजह से आरोपी को कोर्ट बेगुनाह करार देकर छोड़ देती है। हीरो को ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता। बाहर आते ही आरोपी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लगता है केस हारा कर तुम बहुत दुखी हो। हीरो गुस्से में कहता है कि मैं इस फैसले के खिलाफ अपील जरूर करूंगा। आरोपी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जो करना है कर लो, लेकिन कम से कम अच्छे से सो लिया करो और खाना भी खा लिया करो। हीरो जवाब देता है कि सिर्फ एविडेंस ना मिलना का मतलब ये नहीं होता है कि सच मौजूद नहीं है। मैं तुम्हें एक दिन जरूर जेल पहुंचा कर रहूंगा। दोनों के बीच बहस चल रही होती है कि हीरो का साथी आकर बताता है कि चीफ प्रोसिक्यूटर नाम उन्हें बुला रहे हैं। हीरो उनसे मिलने जाता है। चीफ प्रोसिक्यूटर नाम हीरो से कहते हैं कि तुम कानून के हिसाब से बिल्कुल सही लड़ रहे हो, लेकिन जिस आदमी के खिलाफ तुम केस लड़ रहे हो उसे हराना आसान नहीं। वो मिनिस्टर का बेटा है और अब इलेक्शन भी लड़ रहा है, इसलिए तुम्हें ये केस छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारा हीरो बहुत ईमानदार और जिद्दी है। वो कहता है कि मैं सिर्फ कानून के हिसाब से काम करता हूँ और किसी भी दबाव में आकर पीछे नहीं हटूंगा, चाहे सामने कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो। अगर वो गुनहगार है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ऑफिस से बाहर आने के बाद उसका दोस्त उसे समझाता है कि इतना रिस्क लेना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हीरो किसी की बात नहीं मानता है। इसी बीच हीरो के पास उसकी दादी का फ़ोन कॉल आता है। दादी उसे बुलाती है पूजा करने के लिए। हीरो मजाक में पूछता है कि क्या वर्चुअल मीटिंग नहीं हो सकती, मुझे वहां मौजूद होना पड़ेगा। सामने से जवाब आता है कि उसे पर्सनली ही आना होगा। इसके बाद हीरो एक बुद्धा टेम्पल पहुंचता है। वहां उसकी दादी उसका इंतजार कर रही होती। दादी उसे डांटते हुए कहती है कि अगर भगवान की पूजा करनी है तो प्रॉपर वे में करो, सिर्फ दिखावे करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पूजा खत्म होने के बाद हीरो अपनी दादी से पूछता है कि आखिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। दादी उसे बताती है कि उसकी कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है। उनके हिसाब से उसे एक खास प्रकार की लड़की से बहुत दूर रहना चाहिए, जिसे ब्लैक मंकी साइन वाली लड़की कहा जाता है। अगर वो उस लड़की के करीब गया तो उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। ये सुनकर हीरो हंसने लगता है और कहता है, ब्लैक मंकी हो या वाइट मंकी, मेरे पास इन सब बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं किसी लड़की के पीछे घूमने वाला इंसान नहीं हूँ। ऑफिस पहुँचने के बाद हीरो अपने काम में लग जाता है। तभी उसका दोस्त उसे मजाक करते हुए पूछता है कि क्या तुम अभी भी उसी केस के बारे में सोच रहे हो। हीरो परेशान होकर कहता है कि आप लोग मेरी जान ही ले लेंगे। बाहर इतनी अच्छी बारिश हो रही है, आप घर जाइए और अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उसका दोस्त मजाक में कहता है कि मेरी वाइफ को बस इतना ही काफ़ी है कि मैं जिंदा घर लौट आऊँ, मैं घर कब आता हूँ और कब नहीं उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी उसका एक और कोवर्कर आता है और कहता है कि चलो हम दोनों ड्रिंक करने चलते हैं। जाते जाते वो हीरो से पूछता है कि तुम सच में नहीं आओगे। हीरो कहता है कि नहीं, मुझे अभी बहुत काम है। जाने से पहले वो हीरो को डराने के लिए कहता है कि बाथरूम की लास्ट वाली रूम में बिल्कुल मत जाना, वहाँ एक भूत रहता है और रात को घूमता है। हीरो उनकी बात सुनकर कहता है कि पहले आप लोग यहाँ से जाइए। सबके जाने के बाद हीरो रेस्ट रूम की तरफ जाता है। वहाँ की लाइट भी खराब होती है। उसे अपने दोस्तों की बात याद आती है और वो थोड़ा डर जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला होता है, अचानक लास्ट रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। हीरो के पसीने छूट जाते। वो सोचता है कि कहीं सच में तो भूत तो नहीं है। डरते डरते वो देखता है और उसे अंदर किसी
औरत जैसी परछाई बैठी हुई नजर आती है। हीरो जोर से चिल्लाता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कोई भूत नहीं बल्कि सफाई करने वाला एक मॉप था, जिसे इस तरह रखा गया था कि वो किसी इंसान की तरह दिख रहा था। साथ ही वहां एक बोर्ड भी लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि इस रूम का इस्तेमाल ना करें। दूसरी तरफ हमें हीरोइन यूरी दिखाई जाती है। वो एक बड़े रिसोर्ट की सीईओ है और अपने स्टाफ के साथ होटल को दिखा रही होती है। उसके असिस्टेंट उसे होटल की सारी अपडेट देते हुए उसके पीछे चल रहे होते हैं। जैसे ही वो उसके ज़्यादा करीब आते हैं, यूरी उन्हें डांटते हुए कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे 1 इंच के अंदर भी कोई नहीं आएगा, सब लोग मुझसे दूर दूर ही रहेंगे। स्टाफ तुरंत माफ़ी मांगकर पीछे हट जाते हैं। तभी एक छोटी बच्ची भागते हुए आती है और गलती से यूरी से टकराकर नीचे गिर जाती है। यूरी उसे छूना चाहती है लेकिन वो किसी को टच नहीं कर सकती, इसलिए दूर खड़ी होकर उसकी फिक्र करती है और सोचती है कि बच्चे को कहीं चोट तो नहीं लगी। तब तक उसकी माँ आकर उसे उठाकर ले जाती है। इसी बीच एक लेडी आकर यूरी को बताती है कि चेयरमैन उससे मिलना चाहते और उन्होंने तुरंत बुलाया है। यूरी हाँ कहकर उनसे मिलने चली जाती है। अब हमें पता चलता है कि चेयरवुमेन और कोई नहीं बल्कि यूरी की दादी है। वहाँ एक और लड़की भी बैठी होती है जिसका नाम हाँ री है और शायद वो भी उनकी पोती है। वो लोग टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं जिसमें संजू के कोर्ट से रिहा होने की खबर चल रही होती है। न्यूज़ देखकर हारी खुश होती हुई कहती है कि वो कितना हैंडसम और सक्सेसफुल है। अगर मेरी शादी उससे हो जाए तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप मेरी शादी उससे करवा दीजिए। उसकी बात सुनकर घर का एक और सदस्य कहता है कि ये हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर उससे रिश्ता हो गया तो हमारी कंपनी को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तभी यूरी की एंट्री होती है। उसे देखकर चेयरवुमेन कहती है कि हम अभी हारी की शादी के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें भी यहाँ बुलाया है। चेयरवुमेन यूरी से पूछती है कि हारी की शादी के बारे में उसकी क्या राय है। यूरी सीधा जवाब देती है कि शादी हारी को करनी है और उसके साथ ज़िंदगी भी उसे ही बितानी है, इसलिए उससे मेरी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हारी की माँ यूरी से कहती है कि तुम उसकी कज़न ही नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन जैसी भी हो, इसलिए तुम्हारी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यूरी बहुत ईमानदारी से अपनी बात रखती है। वो कहती है कि शायद मेरी बात सुनकर आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन सच तो सच ही होता है। जो आदमी अभी अभी जेल से बाहर आया है और जिसने एक लड़की के लिए दूसरी लड़की को धोखा दिया था, उसकी क्या गारंटी है कि वो कल हारी को धोखा नहीं देगा। ऐसे आदमी पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन हारी को यूरी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में कहती है कि तुम सिर्फ इसलिए इतना बोल रही हो क्योंकि तुम एक बड़े रिसोर्ट की सीईओ हो। तभी उसकी माँ उसे चुप रहने के लिए कहती है। चेयरवुमेन बात को बदलते हुए यूरी से उसके रिसोर्ट के बारे में पूछती है। रिपोर्ट देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि यूरी के सारे होटल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक होटल सिन ही ठीक से नहीं चल रहा है। इसी दौरान होटल की 2 एम्प्लॉय आपस में बातें कर रही होती है। वो बताती है कि 5 साल पहले इसी होटल में मैडम यूरी की एंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन उनका फियांसे उन्हें छोड़कर भाग गया था। उस दिन से लोग इस होटल को अपशगुन मानने लगे हैं। इसी वजह से कोई भी यहाँ एंगेजमेंट, शादी या रुकने के लिए बुकिंग नहीं करता। इसके बाद चेयरवुमेन यूरी को एक आइडिया देती है। वो कहती है कि अगर होटल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसे आर्ट एग्जीबिशन के लिए क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। हारी की माँ को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन यूरी तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि ये होटल मेरे पापा ने मेरी माँ के लिए बनवाया था, मैं इसे किसी भी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। चेयरवुमेन कहती है कि ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, चलो सब लोग साथ में डिनर करते। लेकिन यूरी मना कर देती है और कहती है कि मुझे घर जाना है क्योंकि मुझे कुछ काम है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें यूरी की तनहा ज़िंदगी दिखाई जाती है। वो अकेले ही जॉगिंग करती, गेम्स खेलती, खुद ही ड्रिंक पीती और सोने के लिए भी वो एक टेंट के अंदर सोती है। 5 साल पहले हुए उस धोखे के बाद उसने खुद को दुनिया से काफ़ी हद तक अलग कर लिया है। दूसरी तरफ हमारा हीरो अपने कोवर्कर के साथ ड्रिंक पीने गया होता है। टीवी पर वही गुनहगार आदमी स्पोर्ट प्लेयर के रूप में न्यूज़ में दिखाया जाता है और लोग उसकी चैंपियनशिप जीतने की बात कर रहे होते हैं। हीरो और उसके दोस्त ये देखकर नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोगों को स्पोर्ट में जगह ही नहीं मिलनी चाहिए। रात को यूरी अपने टेंट में सो रही होती है कि अचानक उसके आसपास कुछ अजीब और सुपरनेचुरल घटनाएं होने लगती है। टेंट हिलने लगता है और उसकी जीप धीरे धीरे अपने आप खुलने लगती है। ये सब देखकर यूरी कुछ देर के लिए
डर जाती है, लेकिन वो इतनी आदत डाल चुकी है कि भूतों से ज़्यादा नहीं डरती। वो गुस्से में कहती है, तुम लोग नॉक करके नहीं आ सकते क्या, हमेशा मुझे डराते ही रहते हो। तभी उसे एक पुरानी बात याद आती है। एक तांत्रिक या फॉर्चून टेलर ने उसे पहले ही बता दिया था कि तुम मौत के दरवाजे तक जाकर वापस आई हो, इसलिए अब तुम्हारी तकदीर भूतों से जुड़ी हुई है। अगर तुम उनकी मदद करती रहोगी तभी तुम अपनी ज़िंदगी शांति से जी पाओगी। प्रेजेंट में यूरी गुस्से में कहती है, एक तांत्रिक ने एक बात क्या कह दी, मेरी पूरी ज़िंदगी ही मुश्किल बना दी। चलो तुम्हारी भी मदद कर देती हूँ। दूसरी तरफ हमारा हीरो अपने दो दोस्तों के साथ ड्रिंक करके घर जा रहा होता है। इसी समय यूरी अपनी कार पार्क करने आ रही होती है। वो अपने साथ चल रहे भूत से मजाक में कहती है, सिर्फ तुम्हारा सर दिख रहा है, अगर तुम भूत हो तो थोड़ा साइड हो जाओ ताकि मैं कार ठीक से पार्क कर पाऊँ। फिर यूरी कार से बाहर निकलती है एक फ़ोन करने के लिए, तभी उसकी आगे वाली कार यूरी की कार को धक्का मार दे और भागने की कोशिश करते। वो इतनी लापरवाही से गाड़ी चला रहे होते हैं कि एक स्कूल की लड़की को टक्कर लगने वाली होती है। हमारा हीरो तुरंत आगे बढ़कर उस स्कूल गर्ल की जान बचा लेता है। यूरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, और वो तुरंत अपनी कार लेकर उनका पीछा करने वाली होती ही है। तभी हीरो भी उसकी कार में बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यूरी हैरान होकर पूछती है कि तुम हो कौन और मेरी कार में कैसे बैठ गए। तब हीरो उसका चेहरा देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे तुम वही लड़की हो। यूरी उसे पहचान लेती है और गुस्से में कहती है, पहले ये बताओ तुम हो कौन और मेरी कार में बैठने की हिम्मत कैसे हुई। हीरो समझाता है कि वो एक प्रोसिक्यूटर और जिन लोगों का वो पीछा कर रहे हैं वो कुछ गलत आदमी है और तुम्हारी कार को भी नुकसान पहुंचाकर भाग गए हैं, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूं। इसके बाद यूरी तेज रफ्तार में उन गुंडों का पीछा करने लगती है। जब वो कार वाले लेफ्ट जाते हैं तो यूरी भी लेफ्ट जाती है, और जब वो राइट जाते हैं तो यूरी भी तुरंत राइट मुड़ती है। हीरो को समझ नहीं आता कि यूरी को इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है। इसी दौरान हीरो की नज़र यूरी की कार में लटकी हुई एक की चेन पे पड़ती है। वो ब्लैक मंकी साइन वाला की चेन होता है। उसे तुरंत अपनी दादी की बात याद आती है, जिन्होंने उसे चेतावनी दी थी कि ब्लैक मंकी साइन वाली लड़की से हमेशा दूर रहना। आखिरकार यूरी ने उन गुंडों की कार के आगे अपनी कार लगाकर उनका रास्ता रोक देती है। हीरो उससे कहता है कि तुम कार का दरवाज़ा लॉक कर लेना, आगे का काम मैं संभाल लूँगा। हीरो उन गुंडों से लड़ रहा होता है, तब उनमें से एक आदमी लोहे की रॉड उठाकर हीरो के सर पर वार करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही यूरी बहादुरी दिखाती हुई उस आदमी के सर पर जोर से वार कर देती है और हीरो की जान बच जाती है। हीरो उसकी हिम्मत देखकर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, आजकल की लड़कियां वाकई बहुत ब्रेव होती है। फिर वो यूरी से उसका हाथ मांगता है कि मुझे उठने में मदद चाहिए, लेकिन यूरी किसी को भी टच नहीं करती, इसलिए वो अपना हाथ देने के बजाय अपने हाथ में पकड़े हुए रोड हीरो की तरफ बढ़ाती है। हीरो उस रोड को पकड़कर उठ जाता है। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन यूरी तुरंत उसे उस रोड की मदद से अपने से दूर कर देती। हीरो उससे कहता है कि अगर तुम हिट एंड रन केस की कंप्लेन करोगी तो मैं तुम्हारा प्रॉपर सपोर्ट करूंगा, लेकिन यूरी कहती है कि अभी तुम्हें इससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ हैंडल करनी है। वो उसे कार की डिक्की देखने के लिए कहती है। जब हीरो कार की डिक्की खोलता है तो वह हैरान रह जाता है। उसके अंदर एक डेड बॉडी रखी होती है। ये वही भूत था जो पूरे रास्ते यूरी का पीछा बैठकर उसे रास्ता बता रहा था। असल में वो एक एटीएम कंपनी का सेक्रेटरी था। कुछ लोगों ने पैसे चुराने के लिए उनका मर्डर कर दिया था और उनकी डेड बॉडी को इस कार में छुपा दिया था। उस सेक्रेटरी का भूत यूरी को देखता और यूरी मुस्कुराकर उसे कहती है, गुड बाय, अब तुम शांति से एक अच्छी जगह चले जाओ। इतना कहते हैं वो आत्मा शांति के साथ वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हीरो बहुत हैरान होता है। वो सोचने लगता है कि यूरी को इतनी बड़ी बात कैसे पता थी। रात को यूरी हमेशा की तरह अपने घर में अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही होती। वहीं हीरो अभी अपने घर में अकेले होता है और यूरी के बारे में सोच ही रहा होता है। वो सोचता है कि क्या वो सच में एक इंसान है या कोई भूत है। जहाँ भी मैं जाता हूँ वो मुझे वहीं मिल जाती है और उसे हर चीज़ पहले से कैसे पता चल जाती है। अगले दिन ऑफिस में उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि डेड बॉडी उसी कार में थी। हीरो कोई जवाब नहीं दे पाता। तब उसका दोस्त बताता है कि किसी अनजान व्यक्ति ने पुलिस
को फ़ोन करके डेड बॉडी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है तो कैमरे में सिर्फ यूरी के पैर और उसके शूज़ नज़र आते हैं। उसका चेहरा नहीं दिखाई देता है। हीरो को उसके शूज़ बहुत पहचाने हुए लगते हैं। उसका एक कलीग बताता है कि ये बहुत ही लिमिटेड एडिशन शूज़ हैं और पूरी दुनिया में इनकी सिर्फ 3 जोड़ियाँ ही मौजूद है। उस तीनों के नाम पता चल जाते हैं, उसमें से यूरी का भी नाम होता है। तो हीरो यूरी से मिलने को उसके रिसोर्ट पहुंच जाता है। जैसे ही हीरो होटल पहुंचता है, इसी बीच हीरो की नज़र यूरी पर पड़ जाती। हीरो उससे देखते ही पहचान लेता है और उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। दूसरी तरफ यूरी बहुत हैरान हो जाती है और सोचती है ये आदमी मेरा पीछा क्यों कर रहा है, हमारा आपस में क्या रिश्ता है। ये सोचकर वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगती है। यूरी जल्दी से अपने रूम में चली जाती है और सोचने लगती है कहीं ये आदमी कोई स्टॉकर तो नहीं है, आखिर वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है। लेकिन हमारा हीरो अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है और उसके रूम तक पहुंच जाता है। बाहर रखी हुई एक फाइल को देखकर वो कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से फाइल नीचे गिर जाती है। अंदर बैठी यूरी उस आवाज़ को सुन लेती है और दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगती है कि बाहर कौन है। हीरो सोचता है कि शायद यूरी इसी कमरे के अंदर है, इसलिए वो दरवाज़ा खोलता है और यूरी का पैर फिसल जाता है। यूरी गिरने ही वाली होती है कि हीरो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे संभाल लेता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।